गौहर साहब, इन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की और इंशाल्लाह सारे हमने अपने जो हमारी इलेक्शन कमेटी जो बनी है इलेक्शन के लिए, उनके साथ मशवरा करके हमने फैसला किया है कि जड़ी बल से हमारे कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि जो शहरी श्रीनगर में हम ऐसे कैंडिडेट दें जो अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, दीनदार हो, क्योंकि श्रीनगर के साथ मुफ्ती साहब को खास अकीदत थी और मुफ्ती साहब को आपको याद होगा कि जो आखिरी दौरा था वो भी उनका डाउनटाउन का था। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि श्रीनगर के लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मुश्किलात हैं यहाँ, गरीबी भी बहुत है, एक एक घर में 4-4 फैमिलीज रहते हैं। इसके लिए भी मुफ्ती साहब का एक प्रोग्राम था कि इनको बाहर ले जाएंगे, मगर अब हमारा अगर इंशाल्लाह हमारी सरकार बनी तो वी विल गो वर्टिकल, कि जहां हम बनाते हैं मैरिज हॉल्स बनाते हैं, दूसरी चीजें बनाते हैं, तो मैरिज हॉल्स के साथ साथ अगर हमें जगह मिलेगी तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे, जहां हम ये जो घर में जो उनमें कंजेशन है उसको दूर करेंगे। और शहरी श्रीनगर में बेरोजगारी भी बहुत है, गाँव में हमारा रहबर तालीम है, बाकी स्कीम्स हैं। कोशिश करेंगे श्रीनगर की जो मुफ्ती साहब का जो एक इरादा था श्रीनगर को लेके, उसमें मुझे लगता है गवर्नर साहब जैसे जो हमारे लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी हमें शहरी श्रीनगर को डेवलप करने में पूरा अपना रोल अदा करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि आप किसी को लोगों को जेल में बंद कर सकते हो, पर ख्यालात को जेल में नहीं बंद। ख्यालात की जंग है जमहूरियत में, ख्यालात की जंग होती है और जो ख्याल बेटर होता है वो प्रिवेल अपॉन होता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि बहुत देर कर दी। इंजीनियर रशीद साहब को भी रिलीज करना चाहिए, शबीर शाह को साहब को भी, और भी जो हमारे जो जेलों में जो हमारे लोग हैं, तो जिनको वो कहते हैं कि जमानत तो मिलनी चाहिए, जमानत भी नहीं मिलती। अब बहुत अफसोस की बात है। तो मुझे उम्मीद है कि उनको रिलीज, और भी जो हमारे इसके अलावा जो हमारे नौजवान हैं, जो कोई नामवर लोग नहीं है, आम नौजवान हमारे जेलों में बंद है और मुल्क के जेलों में बंद है, उनकी हालत बहुत खराब है। उनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो वहां तक जा भी नहीं सकते हैं। तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चूंकि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया आपने, आप बार बार कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ जेलों के दरवाजे खोल दीजिए, तो रिकंसिलेशन का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। उमर साहब ने खुद कहा कि मुझे चपरासी की ट्रांसफर के लिए गवर्नर साहब के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। मुझे चपरासी की ट्रांसफर की फिक्र नहीं है, मगर मैं वो वजीर आला रही हूँ जिसने बीजेपी की सरकार के साथ सरकार चलाई, 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस लिए। क्या आज आप ऐसा कर सकते हो? मैंने एज अ चीफ मिनिस्टर मोदी के साथ सरकार बनाते हुए सेपरेटिस्ट को खत लिखा, दावत दी, बातचीत की। क्या आप ऐसा कर सकते हो आज? मैंने सीज फायर करवाया, क्या आज आप कर सकते हो? मैंने पूरे मुल्क की लीडरशिप को लाया और हुर्रियत के दरवाजों पे गए वो कि आइए बताइए हमें क्या है। तो मैंने बहुत ही पावरफुल चीफ मिनिस्टर रही हूँ, मेरी असेंबली बहुत पावरफुल थी, हमारे पास रेजिडेंटरी पावर्स थे। तो आज खुदा ना खास्ता एक म्यूनिसिपैलिटी का इन्होंने शक्ल दे दी हमारी असेंबली को कि आप कोई कानून पास नहीं कर सकते हैं, बकौले उमर साहब आप एक चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ अगर मेरे पास कल कोई आएगा कि नौजवान बेगुनाह बंद है, उसको छोड़ना है, जब मैं उस नौजवान को नहीं छोड़ सकती हूँ जिसने 12,000 नौजवानों को एफआईआर वापस ली, अगर आज वो चीफ मिनिस्टर बन के एक एफआईआर वापस नहीं ले सकती तो फिर क्या करना है इसी चीफ मिनिस्टर को? जी कल जो नहीं, देखिए मैं तो फारूक साहब को आपने उनसे पूछना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेरे ख्याल में नाउमीदी कुफर है और पीडीपी बड़े मसले के लिए लड़ रही है। जैसे आपको पता है कि पीडीपी वाहिद एक जमात है जो एजेंडा लेके आती है उसको इम्प्लीमेंट करती है। जब हम 2002 में सरकार बनी, हमने कहा था हम कोटा खत्म करेंगे, हमने किया। उसके बाद हमने बोला हम रास्ता खोलेंगे, हमने खोले मुजफ्फराबाद रावलाकोट। हमने कहा हम बातचीत कराएंगे, तो वाजपेयी जी की बातचीत, एलके अडवाणी की बातचीत हमने हुर्रियत की लीडरों से कराई। तो हम तो अपने एजेंडा पे चलते हैं और आज भी हमारा एजेंडा है कि मसले कश्मीर मसला है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसको हल करने के लिए जो 370 है उसको भी रेस्टोर करना बहुत जरूरी हो जाए। हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं, 99 से जब से हमारी जमात बनी है हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं और लोगों के सहारे लड़े हैं, लोगों को की तकलीफें दूर करने के लिए लड़े हैं। मैं तो कांग्रेस में थी, सीएलपी लीडर थी, मुफ्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, तो हमने छोड़ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म पीडीपी बनाई जिसका काम है, जिसका बेसिक एजेंडा है
जम्मू कश्मीर को एक बाइज्जत दौर में लाना, एक पीस विद डिग्निटी देना। तो हम उस एजेंडे को लेके चले, हमारे साथ कोई चलता है नहीं आता है, लोग हमारे साथ होने चाहिए। मैं कह रही हूँ कि लोगों को जेलों में बंद करना, एम्प्लॉयज को बिला वजह नौकरियों से निकालना, उनसे ये हक भी छीन लेना, वो अदालत में जाएंगे तो डर लगता है उनको कि हमें जेल में न डाल दें। जर्नलिस्ट को यूएपी के अंदर बंद करना, तो मैं कहती हूँ ये ख्यालात की जंग है जिसको आप इस तरह नहीं जीत सकते। आप ताकत के बलबूते पे जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसको हल नहीं कर सकते। आपको रिकन्सिलिएशन, रीच आउट करना पड़ेगा यहाँ के लोगों के साथ, उसके बगैर कोई चारा नहीं। और मेरे ख्याल में ये जो शबीर शाह साहब हैं या दूसरे, उनको छुड़ाना, उनको जेल से रिहा करना, ये एक अच्छी बात है। में भी ये चोरी छुपे सपोर्ट आप थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं। दूसरा, जो अलायंस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान हुआ, उसका किस तरह का इम्पैक्ट पीडीपी पर है, क्योंकि कल थोड़े से उसकी एक झलकी हमें पुलवामा में दिखने को मिली। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जमात को लेके फारूक साहब ने बयान दिया है, तो मैं समझती हूँ कि ये कोई पहली बार ऐसा रिलेशनशिप नहीं है इनका। 87 में जब जमात फील्ड में थी, मैदान में थी, तब भी ये कांग्रेस एनसी अलायंस उस वक्त हुई, और उसके बाद क्या हुआ मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे हजारों लाखों घर उजड़ गए, हजारों नौजवान हमारे शहीद हो गए, क्योंकि उस वक्त भी जमात इस्लामी को कहिए या मफ को कहिए, उनको बाहर रखने के लिए, असेंबली से बाहर रखने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने दांधली की, जिसका आज भी हमारे कब्रिस्तान भरे हुए हैं। तो वो तो आपने देख लिया, उसमें मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। दूसरा, जहां तक कांग्रेस और एनसी की अलायंस की बात है, मैंने पहले भी कहा है हमारा एक एजेंडा है जब भी हम अलायंस करते हैं। देखिए, जब पीडीपी ने कांग्रेस के साथ अलायंस की 2002 में, हमारा एक एजेंडा था कोटा खत्म करना, बातचीत करना, लोगों को जेलों से रिहा करना, जिसमें हमने गिलानी साहब को रिहा किया। आज आप सोच सकते हैं ऐसा, बड़े बड़े शबीर शाह साहब को, यासीन मलिक साहब को रिहा किया। तो हमारा एजेंडा था। उसके बाद जब हमने बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी पार्टी नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया 2014 में, हमारा बाज़ाब्ता एजेंडा ऑफ अलायंस था कि आपको 370 को नहीं छेड़ना, आपको एस्पा खत्म करना, आपको पाकिस्तान से बात करनी, आपको हुर्रियत से बात करनी, आपको पावर प्रोजेक्ट वापस करने, और भी कई चीजें थी उसमें, और रास्ते खोलने हैं। यानी उस वक्त भी हमारे पास एजेंडा था। तो जब भी कांग्रेस और एनसी की आपस में इनका अलायंस होता है तो ये कुर्सी के लिए होता है। तो अगर मुफ्ती साहब को कुर्सी चाहिए होती 2014 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑफर कर रही थी, कांग्रेस भी ऑफर कर रही थी। तो मेरे ख्याल में अलायंस पीडीपी के लिए इट गोज बियॉन्ड पावर। जो हमारा एजेंडा वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर एनसी और कांग्रेस का जो आपस में मेल है वो एजेंडा के लिए नहीं, वो, और आपको पता है, एक मेरे ख्याल में एक हिस्ट्री है, जब जब पीडीपी और कांग्रेस जब हम मिले तो हमने लोगों के लिए काम किए, हमने लोगों को एक राहत दी, हीलिंग टच दिया। जब हम बीजेपी सरकार से मिले तो मैंने 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस ली, मैंने लेटर इनवाइट किया एज चीफ मिनिस्टर, मैंने मुल्क से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन मिलाया बातचीत के लिए, मैंने वो सब कुछ किया जो हमारे एजेंडे में था। मगर जब इनकी हुई तो मकबूल भट्ट को फांसी, 87 में चोरियां, जिसका नतीजा हम आज देख रहे हैं, उसके बाद दोबारा अफजल गुरु को फांसी। तो ये तो आप लोगों के सामने सारा है कि क्या होता है। मैम, आज शीट शेयरिंग में, अलायंस में नहीं यकीन रखते हैं हम, एजेंडे में यकीन रखते हैं। वो तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन आया, कब आया, तो मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। थैंक यू।